पिछले वीडियो में मैंने वोल्टेज एंड करंट के निर्माण की भी बात किया था और पिछले वीडियो में मैंने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन करते हुए इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये मैंने बताया था। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये पावर सोर्स से हमारे घर में जो बिजली इतने दूर से जो आ रही है वो कैसे आ रही है। जवाब होगा कि मल्टीपल स्ट्रैंड के मोटे मोटे तार से जो है हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन से बिजली आ रही है। बट जैसे मैंने अपने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अगर डायरेक्टली उस पावर सप्लाई को फीड करवाते हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन से तो उसे बहुत सारे लॉसेस का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसके कारण चाहे जितना भी जोर लगा के करंट को भेजने की कोशिश करें वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। उसे ज़बरदस्त प्रेशर से भेजने के लिए फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो लॉसेस को भी झेल पाए। दैट इज़ द थिंग दैट वी मस्ट सेंड दिस करंट इन द फार डिस्टेंस। बट अगर नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करूँ, जैसे होम अप्लाइंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, उसमें भी इंडक्टर एंड कैपेसिटर के जरिए वोल्टेज एंड करंट को अपनी सुविधा अनुसार हम जो है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक जनरल नॉलेज के सिलेबस के हिसाब से ये इसकी परिभाषा काफ़ी नहीं है एंड जाहिर है मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस और फेजर डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा और ग्राफ की आवश्यकता होती है जो कि क्लास 11th 12th एंड इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। और अगर मैं ये सब कहानी बताने बैठूंगा तो कहानी मेरी लंबी हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की कहानी को स्टैटिक जनरल नॉलेज के सिलेबस के मद्देनजर रखते हुए कुछ बेसिक अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज इलेक्ट्रिसिटी के इस हिस्से में अल्टरनेटिंग करंट बनाम डायरेक्ट करंट के कुछ मौलिक हिस्से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन द AC एंड DC विद द ग्राफ प्लॉट, जिसे आप इंजीनियरिंग या साइंस लैब के कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO में देखते हैं। मैं आपके सामने 4 सिग्नल एज एन एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ। सबसे पहला सिग्नल वेरिएबल सिग्नल जो आप देख रहे हैं, तो इसे मैं कंसिडर करूँगा नहीं किसी भी डिवाइस के लिए, अदरवाइज आपका डिवाइस जो है वो ख़राब हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिग्नल जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसकी बहुत अहम भूमिका है। दूसरा, ये जो वायलेट कलर का पल्स जो आप देख रहे हैं, पल्सेस का निकलना, इसका यूज़ होता है ऑन ऑफ सिग्नल को जनरेट करने के लिए। समय पर बंद होना, समय पर चालू होना, लाइक दैट सिग्नल, जैसे आप डिजिटल कम्युनिकेशन सिग्नल में आप जो है वो देखते हैं। अब ये जो ब्लू स्ट्रेट लाइन आप जो देख रहे हैं ना, जो कि मैंने फिक्स्ड एम्पलीट्यूड में मैंने रखा है, वो दूर तक जा रहा है, यानी कि आखिरी समय तक, जब तक कि सिस्टम बंद ना हो, वो बिना डेविएट करे एक ही दिशा पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स एक फिक्स्ड वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ना सिर्फ बैटरी को चार्ज अप करने के लिए या छोटे से लेकर मोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चलाने के लिए, बल्कि कुछ बड़े ऑटोमोबाइल्स और लोकोमोटिव्स को आज के डेट में चलाने के काम आती है। इसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसका आदर्श चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव और बीच में डॉटेड स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन वही, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में मैंने बताया था कि कहने को अच्छा लगता है DC पावर सप्लाई, लेकिन पृथ्वी से आज तक वायरिंग मटेरियल बने ही नहीं है जो इन रेजिस्टेंस को रोक पाए, जो कि DC सप्लाई के लिए बहुत बड़ी रुकावट होती है। लेकिन अगर समय समय पर नेगेटिव एम्पलीट्यूड में अगर उस पावर को अगर भेजते हैं तो वो रेजिस्टेंस को मनूवर करके मेरा करंट जो है वो आगे बढ़ सकता है एंड फेथफुली ट्रांसमिशन लाइन से दूर तक पहुंचाया जा सकता है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को टू एंड फ्रो मोशन करवाए, यानी कि पीरियोडिकली चेंज करके भेजते रहे। जैसा आप इस समय इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो रेड साइन वेव मैंने आपके सामने बनाया है, दिस इज व्हाट द अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी सप्लाई वी आर रिप्रेजेंटिंग। इसे साइन वेव कहते हैं, साइन नॉट सिग्नल। वेव्स पीरियोडिक क्यों होते हैं इसे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ लाइट्स एंड साउंड्स के चैप्टर में। इस PV लॉग के डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक मौजूद है, आप उसे हिट करके देख सकते हैं। इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। इसका आदर्श चिन्ह साइन का वेव फॉर्म होता है, एज आई हैड रिप्रेजेंटेड एंड राइट नाउ यू आर वाचिंग इन दिस PV लॉग। मैं इसे अल्टरनेटिंग बोल रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि ऊपर फेज गया, फिर जीरो वापस आया, फिर नीचे नेगेटिव फेज पे आया और फिर जीरो वापस से ऊपर आया। तो इसे पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज कहा गया एंड जीरो को न्यूट्रल कहा जाता है। ऐसा एक इंजीनियर फेजर डायग्राम के जरिए और इससे जो है वो मैथमेटिकल ग्राफ बनाता है। और जो मैंने सॉकेट वाली जो चीज़ बताई थी
वो आम नागरिक के समझने के लिए है। तो इस तरह की एसी सप्लाई को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक की नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और इसी चीज़ को घर के बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में चलता हुआ आप देखते हैं। तो हम अपने काम के इस्तेमाल से हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते कि एसी बेहतर है डीसी से या डीसी बेहतर है एसी से। नहीं, इन दोनों का जो है वो अपने अपने यूजेस है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इन दोनों के बीच कोई तगड़ा कंपटीशन है कि अल्टरनेटिंग करंट बेहतर है डीसी से या फिर डीसी बेहतर है एसी से। इन दोनों का जो है वो एक दूसरे का कोई ना कोई डाउन साइड होगा, नहीं। अगर इन दोनों के जो है वो अपसाइड अगर कोई है तो इन दोनों का डाउन साइड भी होता है। एसी के अपने एप्लीकेशंस होते हैं, डीसी के अपने एप्लीकेशंस होते हैं, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी एप्लीकेशंस होते हैं। इन दोनों के अपने अपने एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन आम इंसान को समझाने के लिए अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इनकी परिभाषा ही काफ़ी नहीं है। इन दोनों के बीच और भी अंतर होते हैं, जिसे मैं डिफरेंस टेबल के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेट मी शो यू। अगर इस एसी करंट को ट्रांसमिशन लाइन के चैनल पर तारों में रखें तो वो सेफ रहती है एक जगह से दूसरी जगह तक दूर तक पहुंचाने के लिए, बशर्ते आप इसमें स्टेप अप करके ज़्यादा पावर फीड करवाए तो। क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग का है तो ये लॉसेस को भी झेलने के लिए इस पर जो है वो लगाया गया है इस काम को करने के लिए। तो जैसा मैंने डीसी सप्लाई मैंने बताया, ज़ीरो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, कोई अल्टरनेटिंग नहीं होती, डायरेक्ट करंट होती है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में हैवी इम्पिडेंस के कारण ये डीसी के ज़ीरो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जाने ही नहीं देगा। लेकिन अगर एसी फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक की नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। लेकिन डीसी में तो पहला ही स्टेटमेंट मैंने दे दिया कि इसमें ज़ीरो फ्रिक्वेंसी होती है। एसी करंट में मैंने अल्टरनेटिंग का, नाम से ही समझ में आता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे या पीछे। इफ़ यू आस्क मी, यस, रिवर्स भी इसमें होता है। मगर डीसी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड, सिर्फ आगे बढ़ते जाता है। अल्टरनेटिंग करंट को बनाने का तरीका जनरेटर्स, टर्बाइंस, डायनामो से होता है, और इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से मोटे मोटे ट्रांसमिशन लाइन से जो है वो दूर दूर तक भेजा जाता है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में मैंने बताया था। मगर डीसी में सेल या फिर बैटरी से बनते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आज के डेट में लाइक एलईडी टीवी, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले, डेस्कटॉप को स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस और बैटरी को चार्ज अप करने के लिए डीसी पावर की ज़रूरत होती है। मगर सॉकेट में तो एसी पावर आता है 230 वोल्ट्स एट 50 हर्ट्ज। तो इस चीज़ को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अडेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल का आपका चार्जिंग ब्रिक एक हो जाता है, रेक्टिफायर की तरह जो है वो एक्ट करता है आपका। मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स, एजुकेटर्स, टीचर्स एंड ऑथर्स एसी सप्लाई को ज़्यादा एडवांटेजेस मानते हैं डीसी से, जस्ट बिकॉज ऑफ एसी सप्लाई में पावर लॉस कम होने के कारण वो उसे दूर तक ले जाया जा सकता है बजाय डीसी के। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव करंट कम एक्सपेंसिव होता है डायरेक्ट करंट से, और इस एसी को बनाना आसान होता है डीसी से। नो डाउट उनकी बातें जो है वो सही रहती है, बट मैं एज ए कॉमन पर्सन अगर मैं बात करूँ तो डीसी के अपने कुछ काम रहते हैं, एसी सप्लाई के कुछ अपने काम रहते हैं। दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। इन दोनों के बीच कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है कि एसी बड़ा है डीसी से या डीसी बड़ा है एसी से, ऐसा नहीं है। दोनों के अपने अपने यूज़ हैं, दोनों की अपनी अपनी जो है वो परिभाषा कहलाती है, दोनों के अपने अपने मतलब है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों मेरे लिए जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसी करंट एंड डीसी करंट में क्या अंतर होता है। नाउ लेट्स कंसंट्रेट अबाउट द एसी एनालिसिस। मैं अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, जितना मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैंने तैयारी की या जितना भी मैंने लैब्स में मैंने एक्सपेरिमेंट किए, इन्हीं इक्वेशन एंड मैथमेटिकल एनालिसिस से जो है वो गुजरी है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में 2 सिग्नल को एक साथ पास करवाना और उसके जो है वो डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा सिग्नल क्या है, उनके साइन वेव से, उनके लीसा जोस पैटर्न से। तो सीआरओ में आउटपुट तभी दिखता है जब आप उसमें एक कोई सप्लाई आप दोगे। तो जैसे मान लीजिए आपको वोल्टेज से पहले एक शॉर्ट बर्स्ट में करंट चाहिए, या करंट से पहले एक स्टेबलाइज्ड वोल्टेज जो है आपको चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे स्टेबल अल्टरनेटिंग करंट अगर आपको चाहिए तो आम इंसान को समझाने के लिए 3 जो है वो सर्किट की ज़रूरत पड़ती है: इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर।
और जब इन सर्किट को कनेक्ट करें और उस पर एसी सप्लाई अगर पास करते हैं तो उसका वेव फॉर्म हमको सीआरओ में दिखता है। तो अगर लैब एक्सपेरिमेंट पे या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में अगर मान लीजिए आपने सर्किट आपने बनाया और आप इस पूरी असेंबली को सीआरओ से कनेक्ट करते हैं और उस पर एसी सिग्नल पास करवाते हैं तो उसका आउटपुट आपको जो है वो सीआरओ के स्क्रीन में आपको जो है वो दिखाई देता है। और इसे मैथमेटिकल फॉर्म में समझाने के लिए या तो अपने से ग्राफ हम बनाते हैं या तो हम इस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो फेजर डायग्राम से उस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में जैसा आपको आउटपुट दिखता है वैसा हम जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ हम जो है वो एक रफ डायग्राम हम जो है वो बनाते हैं। तो वोल्टेज एंड करंट का बिहेवियर अगर इन सर्किट्स को लगाते हैं तो कैसा आपको बिहेवियर देखने को मिलता है, इस चीज़ को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहला, अगर रजिस्टर की बात करूँ तो हम अगर AC वोल्टेज इनपुट अगर देते हैं V = V0 sin ओमेगा t, जैसा इस समय ये साइन वेव आप इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में देख रहे हैं इस PV लॉग पर, एंड ओम्स लॉ जैसा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में मैंने बताया था V = IR होता है। तो उसके कारण जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा आउटपुट आपका निकलना चाहिए, दैट इज I = V/R sin ओमेगा t। I = V/R एंड फर्दर V की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे V0 sin ओमेगा t। तो V0/R को अगर कंबाइन करूंगा तो वो कुल मिला के क्या रिजल्ट आपका निकलेगा, I = I0 sin ओमेगा t। ध्यान से देखिए इसको, वोल्टेज एंड करंट में कोई फेस में अंतर नहीं है, ना 90 डिग्री आगे है ना 90 डिग्री पीछे है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, वोल्टेज का साइन वेव ऐसा था जैसे आप डॉटेड में देख रहे हैं, तो करंट का भी साइन वेव में ही कहलाएगा जैसे आप रेड में आप देख रहे हैं। ये रेड वाला प्लॉट थोड़ा सा एम्पलीट्यूड ऊपर भी जा सकता है, इसका साइकिल थोड़ा सा एम्पलीट्यूड जो है वो इनपुट से करंट से नीचे भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ सर्किट दैट यू आर क्रिएटिंग। तो ये कहानी होती है एक रेजिस्टर की। दूसरा, मैं अगर इंडक्टर की बात करूं, दैट इज एक कॉइल पर हमें एक AC इनपुट अगर देना है, वही AC इनपुट देते हैं V0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पर इंडक्शन प्रोसेस के कारण यहाँ पर मेरा EMF यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के चेंजेस पर, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d/dt ऑफ I, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के PV लॉग में मैंने बताया था। बट हमें तो करंट चाहिए, तो एक प्योर करंट के फॉर्म पर लगाने के लिए हमें समीफाई करना होगा, दैट इज इंटीग्रेट करना होगा। तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, I = V0 डिवाइडेड बाय ओमेगा L माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t। अब ये रिजल्ट कैसे आया, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है जो कि क्लास 12th एंड इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। इस ओमेगा L की जगह क्या लिखूंगा, XL लिखूंगा, दैट इज वाई रेजिस्टेंस की जगह मैंने ये रिएक्टेंस लिखा है। कुछ अगर इनपुट दे तो आउटपुट जो है वो थोड़ा सा या तो लेट निकले या तो जल्दी निकले, दैट इज वाई वो जो चीज़ है वो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ये चीज़ रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस कहलाएगा। अब मुझे इस करंट की इक्वेशन को साइन वाले फॉर्म पर बदलना होगा क्योंकि मुझे इनपुट के जैसा थोड़ा सा जो है वो कंपेयर करना है। तो बाय यूजिंग द आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अरिथमेटिक में पढ़ा जाता है, ये क्लास 10 में हम पढ़ते हैं, दैट इज हम जो है वो जनरल एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। तो I = I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस π/2। अब इस करंट की इक्वेशन को आप गौर से देखिए, यहाँ पर आपको 90 डिग्री माइनस होता हुआ दिख रहा है, यानी कि वोल्टेज जो था मैंने क्या लिखा था, V0 sin ओमेगा t मैंने लिखा था। अब यहाँ पर ये चीज़ करंट की जो इक्वेशन है वो साइन के 90 डिग्री पीछे है, यानी कि माइनस में है। इसका मतलब ये है कि हमारा EMF करंट से आगे है, या फिर यूँ कहूँ कि करंट पीछे हो रहा है वोल्टेज से। 90 डिग्री माइनस हुआ साइन वेव में, यानी कि ये वोल्टेज जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है जैसा आप देख रहे हैं अभी, इसका करंट वोल्टेज के बाद आएगा। ये चीज़ वोल्टेज पर रिएक्ट कर रही है, यानी कि वोल्टेज देने पर करंट हमारा थोड़ी देर बाद उसका आउटपुट दिखा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडक्टर एक तरह का करंट का रेगुलेटर कहलाता है, करंट को रेगुलेट करता है, जो कि करंट को प्रिजर्व कर रहा है। जैसा वोल्टेज दे रहे हैं, जैसे ही हम वोल्टेज दे रहे हैं वैसे ही करंट को वो रोक रहा है या मेंटेन कर रहा है, एज यू कैन सी इन द ग्राफ। यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम पीक पे है तो करंट 0 यहाँ पर बता रहा है। इसका मतलब वो क्या है, करंट प्रिजर्व स्टेट में रहा। वोल्टेज जैसे ही 0 पर आया तो उसने क्या कर दिया कि करंट को डिलीवर कर दिया। वोल्टेज 0 पर करंट मैक्सिमम हमें मिल रहा है,
और यही कारण है कि इसे ट्यूनिंग सर्किट के तौर पर या फिर चोक के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इंडक्टेंस की SI यूनिट हेनरी में होती है। तीसरा होता है कैपेसिटर। अगर इसमें वोल्टेज दे रहे हैं V0 sin ओमेगा t, कैपेसिटर में चार्ज को मान्यता दी जाती है। इसके अंदर क्या रखा रहता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा रहता है जो ये काम करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस Q इज इक्वल टू CV। Q यानी कि चार्ज, C यानी कि कैपेसिटेंस, और जितना हम वोल्टेज उसमें दे रहे हैं उसके बराबर होता है कैपेसिटेंस के चार्ज के। अगर इस कैपेसिटर के लिए बताओ तो यहाँ पर करंट रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम के बराबर होता है। I इज इक्वल टू dQ/dt। Q की वैल्यू इस पर रखूं और इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है I इज इक्वल टू ओमेगा V0 C cos ओमेगा t। और यहां पर मेरे पास ओमेगा C टर्म आया है, तो यहां पर ओमेगा C जो कहलाता है इसका भी रिएक्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का यहां पर भी वो जो चीज है वो क्या है, रिएक्टेंस कहलाएगा कैपेसिटर का, क्योंकि चार्ज के जरिए यहां पर जो है वो रिएक्ट कर रहा है और यहां पर फ्रीक्वेंसी उस पर असर डाल रही है। यही रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है। अब यहां पर इंडक्टर की तरह नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये कहां से आया ये रिजल्ट? ये चीज जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस से आई है, जो कि क्लास 12th और इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। अब ये जो इंडक्टर से करंट की इक्वेशन मैंने निकाली है, इसे हमें कॉस के फॉर्म पर तो नहीं चाहिए ना, हमें इसे कंपेयर करवाने के लिए साइन फॉर्म पर बदलना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग ASTC रूल हमारे पास क्या होगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 90 डिग्रीज, यानी कि एडिटिव ऑफ π/2। नाउ यहां पर करंट की इक्वेशन को गौर से देखें तो ये वोल्टेज से आगे जा रहा है, 90 डिग्रीज आगे जा रहा है, क्योंकि 90 डिग्रीज एडअप हुआ है। साइन वेव यानी कि वोल्टेज जो मैंने वोल्टेज जो इनिशियली डॉटेड लाइन में मैंने जो ड्रॉ किया था, तो इसका करंट वोल्टेज से पहले आ रहा है। करंट जो है हमारा, अब यहां पर मैं ये कहूंगा कि करंट हमारा लीड कर रहा है वोल्टेज से। इंडक्टर में क्या हो रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से, अब यहां पर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। ये चीज जो है वो फ्रीक्वेंसी के जरिए रिएक्ट कर रही है। यहां पर वोल्टेज देने पर करंट पहले आया, या फिर यूं कहूं कि मैक्सिमम वोल्टेज पर उस कैपेसिटर ने चार्ज को कंटेन किया एंड मिनिमम वोल्टेज पर उस चार्ज को डिलीवर कर दिया, एज यू कैन सी इन द प्लॉट। अब आप कहेंगे कि ये तो ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है जैसे इंडक्टर में बताया था, साइन वेव तो वैसी ही दिख रही है, मैक्सिमम पर 0 हो रहा है और 0 पर मैक्सिमम हो रहा है, कि कौन करंट जो है वो वोल्टेज से पहले आएगा या फिर वोल्टेज के बाद आएगा। इस चीज़ को फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे रहता है। बट ये चीज़ जो है वो 12th और इंजीनियरिंग के लिए है। मैंने ये चीज़ जो साइन ग्राफ मैंने समझाया, ये आम आदमी को समझाने के लिए किया था, ताकि मैं आपको अंतर बता सकूं कि इंडक्टर क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है। तो ये लोअर वोल्टेज पर या फिर 0 वोल्टेज पर मैक्सिमम चार्ज डिलीवर करना, दैट इज वाई इस कैपेसिटर को कंडेंसर कहा जाता है। वो चार्ज को मैक्सिमम वोल्टेज पर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो क्या मैं ये कहूं कि ये कैपेसिटर जो है वोल्टेज को रेगुलेट कर रही है? इंडक्टर क्या कर रहा था, करंट को रेगुलेट कर रहा था। ये चीज क्या कर रही है, वोल्टेज को रेगुलेट कर रही है। सो यस, ये चीज जो है वो कैपेसिटर जो है वो एक तरह से कंडेंसर कहलाता है। जैसे आप सीलिंग फैन में आप देखते हैं, बड़ा सा एक सिलेंड्रिकल डब्बा जो रहता है, एक बड़ा सा कंडेंसर रहता है। इस कैपेसिटेंस की SI यूनिट फैरेड्स में होती है। तो ये सभी AC सर्किट्स, इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर और इनके हर तरह के सीरीज पैरेलल एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट के कॉम्बिनेशंस, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में फिल्टर सर्किट के तौर पर आप देखते हैं, इनसे ही AC सप्लाई को कन्वर्ट करके अडेप्टर और रेक्टिफायर के जरिए DC में बदला जाता है। किसी सर्किट में वो ओपन या शॉर्ट सर्किट की तरफ बर्ताव करेगा, या फिर यूं कहूं तो DC सप्लाई इन AC सर्किट्स पर, यानी कि स्पेशली इंडक्टर या कैपेसिटर सर्किट में, वो ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। DC डिवाइसेस को आप सब प्रिंटेड हरे कलर के या फिर ग्रे कलर के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में आप देखते हैं, PCBs में आप देखते हैं, या फिर यूं कहें कि किसी डिवाइसेस पे वो मदरबोर्ड की तरह एक्ट करता है, जो कि PC, मोबाइल, TV के मदरबोर्ड में होता है। आपके घर में जो आज के ज़माने में सल ट्यूबलाइट यूज़ होते हैं, तो उस पर चोक यूज़ होता है। असल में वो क्या करता है, ट्यूब रॉड में गैस को आयोनाइज करने के लिए सही अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत पड़ती है। आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सीलिंग फैन, AC के कंप्रेसर्स, रेफ्रिजरेटर्स, गीजर्स, वाटर पंप, इसमें वोल्टेज एंड करंट को रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है मोटर्स को चलाने के लिए।
उसे कंट्रोल्ड एम्पलीफाइड पावर में चलाने के लिए भी तरह तरह के एम्पलीफायर सर्किट वेरिएंट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एनालॉग सर्किट में पढ़ा जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, बायस सर्किट और उनके सिग्नल मॉडल्स। इन सब को इंजीनियरिंग में एनालाइज करने के बाद फाइनल असेंबली बनाकर आम आदमी के सामने रख दिया जाता है और हम उसे एहतियात बरतते हुए हम उसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए दैट इज ट्रांसमिशन लाइंस में कैपेसिटर और इंडक्टर के टर्म रिएक्टेंस के अलावा इम्पीडेंस और एडमिटेंस के टर्म आते हैं। इसी से मल्टीपल स्ट्रैंड्स के मोटे मोटे तार एंड ट्रांसफार्मर में होने वाले एडी करंट, हिस्ट्रेसिस एंड पावर लॉसेस को ध्यान में रखते हुए स्टैंडिंग वेव रेशियो, स्किन डेप्थ, बाउंस डायग्राम, स्टब मैचिंग जैसी चीज़ों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में स्मिथ चार्ट से इम्पीडेंस निकाला जाता है कि वो चीज़ इंडक्टिव लोड में जा रही है या कैपेसिटिव लोड से वो चीज़ निकल के आ रही है। बिकॉज लॉसेस में इमेजिनरी वैल्यूज आ रही है, उसको भी ध्यान रखा जाता है ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण करने के लिए। ये सब मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये चीज़ जो है वो पढ़ी जाती है। जैसा कि इंजीनियरिंग के मेरे ये नोट्स इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में आप देख रहे हैं, तो आपके सामने इस वेबसाइट मीडिया में जिस मोबाइल डिवाइसेस से, जिस टेलीविज़न से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए अभी इस समय आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, या फिर आप सीलिंग फैन पर अगर मान लीजिए बैठे हुए हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल हीटर में अपने हाथों को सेक रहे हैं, तो इसे बनाने के लिए सभी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण, अनुशासन और तजुर्बे की ज़रूरत होती है ताकि लोगों को इफेक्टिव परिणाम मिले और इन्वायरमेंट और कम्युनिटी डिस्टर्ब ना हो और हम लोग सुख चैन से सिस्टम और सराउंडिंग पर चलते रहें। तो किसी भी इंजीनियर की बात अगर जो सामने आपके सामने बता रहा है तो उनकी बात को मजाक में ना ले। समाज और बिरादरी एक दूसरे का साथ देने के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे को अकेला करने के लिए नहीं। तो ये रहा 4 हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी की पूरी संक्षेप में कहानी। अब जो मैंने पिछले हिस्से में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ग्रेविटेशन, लाइट एंड साउंड मैंने जो बताया था, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो अगला जो हिस्सा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी, इसके बिना जो है वो कंप्लीट कभी नहीं हो सकती। एक टर्म है जिसके बिना इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण जो है वो अधूरी बात हो जाती है। वो टर्म क्या है? इस बात का आपको जवाब मिलेगा बेसिक फिजिक्स के अगले अध्याय में। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी रीच बढ़ाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए हैं, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। दिस वॉज राहुल रंगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।